Hi, today we're gonna talk about the fifth chapter of Flamingo, which is Indigo. Indigo का मतलब होता है नील. अच्छा, याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो जब वाइट कपड़ों को कलर करने के लिए सूखा ब्लू कलर का पाउडर आता था, उसे कहते थे नील. तो उसकी खेती होती थी. अब आजकल अम, जो भी कलर आता है जैसे उजाला या ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक कलर्स हैं एक्चुअली. लेकिन जो नील था वो एक्चुअली क्रॉप थी, तो उसकी खेती होती थी. ठीक है. अम, तो ये चैप्टर लिखा है लुइस फिशर ने. लुइस फिशर जो है, ही वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया. फिलाडेल्फिया इज़ इन यूएसए. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Okay. तो ये एक जर्नलिस्ट थे और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा करते थे. ठीक है. और काफ़ी सारे यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए. और ये ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो ये जो है, जो चैप्टर के बारे में हम बात करें, ये कि एक्सर्प्ट है. इनकी बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से. ठीक है. और इस बुक को गांधी जी के ऊपर लिखी हुई किताबों में से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स का अवार्ड मिला हुआ है. ठीक है. उसको मतलब रिव्यू किया गया कि ये बेस्ट बुक है जो कभी भी गांधी पर लिखी गई है. तो वो कहते हैं कि When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram, कि जब वो सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में, सेवाग्राम एक्चुअली एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में. गांधी जी का ये आश्रम रहा 1936 से until his death in 1948. तो वो कहते हैं कि जब मैंने गांधी जी के पास 1942 में गया, जब फर्स्ट विज़िट की, तो उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मतलब कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से मतलब कि जाना ही चाहिए, उनका डिपार्चर अर्ज मैंने क्यों किया. कहते हैं कि ये 1917 की बात है. वो बताते हैं कि वो दिसंबर 1916 में एनुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए थे, जो कि कहाँ था, लखनऊ में. तो वो बताते हैं कि वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स का मतलब होता है मेंबर्स, और कहते हैं काफ़ी सारे विजिटर्स भी थे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स. अब वो कहते हैं कि गांधी रिकाउंटेड, कि वो बताते कि गांधी जी ने डिस्क्राइब किया कि A peasant came up to me looking like another peasant, कि मतलब कि उस टाइम पे एक गरीब किसान मेरे पास आया और वो वैसा ही लग रहा था जैसे बाकी गरीब किसान इंडिया के लगते हैं. पुअर इमैशुएटेड. पुअर का मतलब हम समझते हैं गरीब. इमैशुएटेड का मतलब होता है बहुत पतला सा, मरियल सा, वीक. वो कहते हैं, बताते कि अपना नाम बताते कि वो राजकुमार शुक्ला हैं, और बताते कि मैं चंपारण से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट को विज़िट करें. अब गांधी ने कभी उसके बारे में, मतलब कि कभी उस जगह के बारे में सुना नहीं होता है. तो वो कहाँ होता है कि इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल के पास, हिमालय के बिल्कुल, मतलब कि हिमालय के बिल्कुल अंडर की साइड पड़ता था. मतलब फुट हिल्स समझते हैं, मतलब कि अगर कोई बड़ी माउंटेन रेंज फुट हिल्स हो गए, मतलब उसकी बिल्कुल शुरुआती, जिसको उसके पैर कह सकते हैं, राइट. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, मतलब एक बहुत पुराना अरेंजमेंट था. तो चंपारण के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स क्या होता है, शेयर क्रॉपर्स होता है मतलब ऐसे लोग जो एक लीगल अरेंजमेंट में बंद होते हैं, और मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है, मतलब वो शेयर क्रॉपर्स को परमिशन देते, लैंड दे देते एज अ टेनेंट. उनको एज अ टेनेंट लैंड दे देते हैं, और उनको एज अ रेंट लैंड, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको एक पार्ट ऑफ देयर, जो भी उनका मतलब कि उनकी यील्ड होती है, उसका एक पार्ट उनको देना होता है. उसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग. मतलब एक शेयर जो है वो लैंडलॉर्ड्स को जाता है. ठीक है. वो कहते हैं ही वाज इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं था, पर
बिल्कुल डिटरमाइंड था, ही वॉज रेजोल्यूट, मतलब कि बिल्कुल निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला था. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. कि वो आता है कांग्रेस सेशन में इनजस्टिस बताने के लिए कि कितना गलत हो रहा है जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसमें. और किसी ने शायद उसको कहा होगा कि भाई गांधी से बात करो. तो गांधी ने शुक्ला को कहा कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है कहाँ पे, कानपुर में, और उन्होंने कहा कि उनको दूसरे पार्ट्स में भी जाना है इंडिया के. तो शुक्ला हर जगह उनके साथ साथ गए. फिर गांधी जी अपने आश्रम जब अहमदाबाद, साबरमती, राइट, अहमदाबाद में उनका जो आश्रम, उनका नाम है साबरमती. तो जब वो आश्रम पर अपने आ गए तो शुक्ला जी उनके आश्रम भी पहुंच गए. तो कुछ दिनों तक वो गांधी जी के साइड ही रहे, मतलब इर्द गिर्द घूमते रहे. तो फिर उनको बेग करने लगे कि फिक्स अ डेट, प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दो. तो वो खुश हो गए कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटरमाइंड है. तो फिर वो उनको कहते हैं कि देखो मेरे को इस डेट पे कलकत्ता पहुंचना है, तो तुम मुझे वहाँ पे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ. काफ़ी महीने निकल गए. शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस. हॉन्चेस का मतलब वो देखो था ना, दोनों पैरों पे बंदा ऐसे करके बैठ जाता, इट इज़ कॉल्ड हॉन्चेस. तो कहते कि शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता. मतलब जहाँ पे उनकी बात हुई थी कि यहाँ पे मिलूँगा, वहाँ पे वो बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे. और फिर वो वेट कर रहे थे कि कब गांधी जी हैं. तो जैसे गांधी जी पहुँचे फिर उन्होंने वेट किया कि कब वो फ्री होते हैं, राइट. फिर दोनों जनों ने ट्रेन ली और पटना चले गए. ठीक है. अब वहाँ पे शुक्ला जो है वहाँ उनको ले गए एक लॉयर जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद. वो कह रहे हैं कि ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो बाद में मतलब कि जो प्रेसिडेंट बने क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के और इंडिया के भी, राइट. तो वो कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, पर सर्वेंट्स जो थे, उनके घर के सर्वेंट्स जो थे, उनको ये लगा कि जैसे शुक्ला एक पीजेंट है, एक फार्मर है, ऐसे ही जो गांधी जी वो भी एक फार्मर होंगे. तो कहते हैं कि इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने कुएं से, जो घर के बाहर कुआं था, उसमें से पानी नहीं लेने दिया गांधी जी को, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अछूत है तो ये भी अछूत है. तो वो कहते कि उनको कैसे पता होता कि गांधी जी अनटचेबल नहीं थे. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था. ठीक है. पहले कहाँ गए, पटना. फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर, और जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था. ठीक है. मुजफ्फरपुर जाने का इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ताकि उनको जो भी सिचुएशन थी उसकी अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता चल सके. और फिर उन्होंने क्या किया, फिर इस सब के लिए उन्होंने एक प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको टेलीग्राम भेजा, जो कि जिनको वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे. ठीक है. तो ट्रेन मिडनाइट में पहुंची 15 अप्रैल 1917. कृपलानी वेट कर रहे थे स्टेशन पे बहुत सारी स्टूडेंट, मतलब कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ. गांधी जी वहाँ पे 2 दिन तक रुके प्रोफेसर मलकानी के स्कूल के घर में. और प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे. तो वे कहते हैं कि उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी कि मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने मेरे जैसे इंसान को अपने घर में मतलब कि रखा है ना, टू हार्बर अ मैन लाइक मी. हार्बर का मतलब पनाह दी, सहारा दिया. ठीक है. इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. छोटी लोकेलिटीज़ में क्या था कि इंडियंस जो है वो बहुत डरते थे कि मतलब कि वो सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे, जो कि होम रूल मतलब कि ऐसे लोग, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल का मतलब ऐसे लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम रूल आना चाहिए, ब्रिटिश रूल ख़त्म होना चाहिए. ठीक है. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran.
तो ये गांधी जी के आने की न्यूज़ हर जगह तेज़ी से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स जो थे वो चंपारण से बिल्कुल पैदल आना शुरू हो गए, और कुछ कन्वेनियंस से, कई पैदल कई कन्वेनियंस से आना शुरू हो गए कि वो अपने चैम्पियन को देखना चाहते थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने मतलब कि लॉयर्स ने आके गांधी जी को ब्रीफ किया, मतलब कि उनको बताया कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो फिर उनको बताया कि कैसा पीजेंट, मतलब कि कैसे ग्रुप ऑफ जो फार्मर्स हैं उनको वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उन्होंने बताया उनके केसेस के बारे में और अपनी फ़ीस के बारे में। तो गांधी जी ने बहुत, मतलब कि बहुत उनको मतलब कि अपना डिसअप्रूवल शो किया, डिसअपॉइंटमेंट कि कि इतनी बड़ी फ़ीस आप शेयर क्रॉपर्स से क्यों ले रहे हो, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ, मतलब सारी सिचुएशन सुनने के बाद वो कहते हैं मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। कहते हैं जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो इतने दबे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इस ऐसी जगह पे लॉ कोर्ट्स जो है वो क्या है, यूजलेस। क्योंकि लॉ का तो काम ही ये है ना, मतलब अगर देखा जाए तो लॉ का तो काम ही ये है कि पीस एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करना। और अगर इतना डर है, इतना इतना मतलब कि इतना उनको क्रश करके रखा गया है, तो वो कह रहे हैं कि लॉ कोर्ट्स यूजलेस है ऐसी जगह पे। तो वो कहते हैं कि रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, मतलब उनके लिए रिलीफ है कि वो उस फियर से फ्री हो सके। अब वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ, कि ऐसी लैंड विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो एरेबल लैंड थी चंपारण की, उसको बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि इंग्लिश मैन ने ओन कर रखे थे, ठीक है। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिसके ऊपर काम कौन करते थे, इंडियन टेनेंट्स। चीफ कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है ऐसी फसल जिससे पैसा कमाया जाता है। तो कहते चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या थी, इंडिगो, नील। अब लैंडलॉर्ड्स जो है वो कंपेल्ड करते थे सारे टेनेंट्स को, क्या कि 3/20 यानी 15% जो भी उनकी होल्डिंग थी, जो भी उनके पास लैंड थी, उसको उसका 15% जगह में क्या करना है, इंडिगो ग्रो करना है, राइट। और फिर बाकी सारा का सारा जो इंडिगो हार्वेस्ट थी वो एज अ रेंट दे देनी है। अब इसका अपोज क्यों होता था, क्यों इंडिगो ओके, दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर कि क्यों क्या हुआ। अब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो फिर उन्होंने अग्रीमेंट्स लेना शुरू कर दिए शेयर क्रॉपर्स के, कि हम आपको कॉम्पनसेशन से जो आप पे करते हो एज अ रेंट उससे रिलीज़ कर देंगे, जो 15% अरेंजमेंट है, सॉरी 15% अरेंजमेंट से रिलीज़ कर देंगे, उसके लिए आप हमें कॉम्पनसेशन दो, मतलब कि थोड़े पैसे जमा कर दो और उसकी वजह से तुम्हें कभी नहीं देना पड़ेगा। तो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अनोइंग, इरिटेटिंग है, तो भाई तो मतलब कोई चीज़ थका देने वाली है कि आप परेशान हो गए, अब बस अब और नहीं होता। तो कई लोगों ने तो अपनी इच्छा से ही साइन कर दिया कि यार पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिन्होंने रेजिस्ट किया उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए, और लैंडलॉर्ड्स ने, इसमें लिखा था लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस है कि जो लॉयर्स एंगेज किए वो लैंडलॉर्ड्स के हायर किए हुए ठग ही थे, या फिर ये कह सकते हैं, हाँ मुझे लगता है कि यही है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं यूज़ होता, कॉमा लगा के या एंड लगा के यूज़ करते, ये उसी को आगे डिस्क्राइब करें इसलिए वो कह रहे हैं द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स। तो कहते हैं कि जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो की जो बात है वो उन फार्मर्स तक पहुंची जिन्होंने कॉम्पनसेशन जमा कर दिया था, अब उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने साइन कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारे पैसे वापस चाहिए क्योंकि ये तो चीटिंग है। अब अच्छा,
अब इंडिगो जिस लैंड पर ग्रो किया जाता था, है ना, फार्मर्स इससे अपोज इसलिए करते थे क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था। क्यों? जिस लैंड पे एक बार इंडिगो ग्रो कर दिया जाता था वो लैंड बंजर हो जाती थी, उस पर केवल इंडिगो ही ग्रो किया जा सकता था और कुछ भी नहीं। तो अगर बंजर हो गई मतलब कि उतना पोर्शन ऑफ लैंड का तो खराब ही हो गया, तो फिर उसके बाद तो वो किसी काम की नहीं रही ना। ऊपर से भले से वो सिंथेटिक इंडिगो अब यूज़ कर लेंगी, तो इट वाज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। मतलब दोनों ही केस खराब थे, वो लेना भी और क्या कहते हैं सिंथेटिक इंडिगो के बाद लैंड की सिचुएशन भी। ओके अब वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे गांधी जी जो है चंपारण में आए थे जब ये सब चल रहा था। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स, तो उन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहाँ गए? सेक्रेटरी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी पे गए। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि आप बाहर वाले हो। तो वो कहते हैं मैं कोई बाहर वाला नहीं, आई एम नॉट एन आउटसाइडर। फिर वो कहते हैं कि गांधी जी ने कॉल किया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जो तिरहट डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, और तिरहट डिवीज़न के अंदर ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती थी, ठीक है। अब वो कमिश्नर प्रोसीडेड टू, वो कहते हैं कि उसने उनको गांधी जी को बुली करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि राइट अवे तिरहट छोड़ के चले जाओ। गांधी जी नहीं गए, इंस्टेड वो कहाँ चले गए? मोतीहारी चले गए। मोतीहारी चंपारण की कैपिटल। अब कई लॉयर्स जो है उनके साथ वहाँ चले गए। वो कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारे लोग जो है गांधी जी को ग्रीट करने आए। वो एक घर में गए जिसको उन्होंने एज अ हेडक्वार्टर यूज़ किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते रहे। एक रिपोर्ट आई कि एक जो फार्मर है उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है एक पास के विलेज में। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे जाके देखना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उतने में ही पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था उसका मैसेंजर आया। मैसेंजर मतलब कि जो लोग, मतलब कि पहले टाइम में क्या होता था कि मैसेंजर्स हायर करते थे गवर्नमेंट, जैसे राजा वगैरह लोग करते थे। फिर बाद में गवर्नमेंट भी मैसेंजर्स हायर करते थे जो गवर्नमेंट का मैसेज लेकर आया था। उसने उसको रोक लिया और ऑर्डर किया कि आप जो है वापस चले जाएं इसी टाउन से। तो गांधी जी मान गए। जैसे ही गांधी जी को वो वापस उस घर तक ले गया तो वहाँ पे उसने मैसेंजर ने उनको ऑफिशियल नोटिस दिया टू चंपारण को इमीडिएटली राइट अवे छोड़ के जाने के लिए। गांधी जी ने क्या किया, एक रिसीप्ट जो है, एक रिसीट को एक रिसीट पे साइन किया नोटिस के लिए और उसमें लिखा कि वो ऑर्डर को क्या करेंगे, डिसओबे करेंगे। अब क्योंकि उन्होंने डिसओबे करने का लिख दिया था तो इसके रिजल्ट में ये हुआ कि गांधी जी को मतलब कि समन्स आने लगे टू अपीयर इन द कोर्ट। समन्स का मतलब होता है कि आप ऑथोरिटेटिवली किसी को कहो कि नहीं आपको आना पड़ेगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, कोर्ट में हाजिर हो, ठीक है, ठीक है। तो सारी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा बिहार से और उनको कहा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ यहाँ आ जाओ। उन्होंने आश्रम भी, अपने जो आश्रम में रहते थे वहाँ पे क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस भेजे और सारी रिपोर्ट जो है वाइस रॉय को बनाकर भेज दी। अब सुबह जो है टाउन जो था मोतीहारी का, वो इट्स इज ब्लैक विथ पीसेंट्स। इसका मतलब जितने भी फार्मर्स थे वो आ गए और वो दिखा रहे हैं उस टाइम पे उस जगह के लोगों का कलर के, हाँ कि ब्लैक विथ पीसेंट्स मतलब कि सारे फार्मर्स से भरे हुए थे, सब काला हुआ, मतलब कि इट सेज लाइक दैट। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी का क्या रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। उनको बस इतना पता था एक महात्मा है जो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है जो जिसको अथॉरिटीज़ परेशान कर रही है। तो उनका जो है वहाँ पे लगातार आना और शो अप करना अपने आप को थाउजेंड्स में, मतलब नंबर उनका थाउजेंड्स में था, जो कोर्ट हाउस के
तरफ थे, वो कहते वो एक बिगनिंग थी ऑफ द लिबरेशन ऑफ द फियर फ्रॉम ब्रिटिश। तो जो डर से जो आज़ादी चाहते थे उसकी शुरुआत नज़र आना शुरू हो गई थी। अब ऑफिशियल्स जो है वो अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना। तो गांधी जी ने उनको हेल्प की क्राउड को रेगुलेट करने में, राइट। मतलब वो बहुत पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। अब वो इनको कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे कि उनकी जो कि मतलब कि उनको क्या लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, तो उनकी माइंड को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कि उनको अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, उसको चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के थ्रू। अब गवर्नमेंट जो है ये सब देख के बौखला गई। प्रोसिक्यूटर मतलब कि जो जज था उस प्रोसिक्यूटर ने जज को क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रायल को क्या करो, पोस्टपोन कर दो। अब यहाँ पे दिख रहा था कि अथॉरिटीज़ चाहते थे कि वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि बात इतनी बढ़ गई थी। और गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई डिले क्यों कर रहे हो। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने कहा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में जो है मतलब कि इन्वॉल्व हुआ, कि मतलब कि कहते कि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता, मैं बस इसलिए मैंने डिसओबे किया ऑर्डर, वो इसलिए किया क्योंकि मैं अपने कॉन्साइंस की जो हायर वॉइस थी उसको सुन रहा था, कि मुझे लग रहा था अंदर से कि मुझे इस टाइम पे इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, दे नीड माई हेल्प। कॉन्साइंस का मतलब होता है हमारा इनर सेंस कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो कहते हैं कि आप जो भी मेरे ऊपर पेनल्टी है आप प्लीज़ मुझे बता दें, है ना। अब मजिस्ट्रेट जो है वो कहता है कि मैं 2 घंटे की रिसेस के बाद अपना फैसला सुनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि 2 घंटे के लिए तुम बेल, तब तक के लिए बेल वो कर दो। बेल होता है ना, जैसे कि बेल वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो एक पर्सन कोर्ट में जमा करवाता है, किस लिए, कि कोर्ट उसको थोड़ी टाइम के लिए बरी कर दे जब तक कि अगला ट्रायल नहीं होता, ठीक है। तो गांधी जी मना कर देते कि नहीं मैं कोई बेल नहीं दूंगा, तो जज उनको बिना बेल के छोड़ देता कि ठीक है। फिर 2 घंटे बाद जब कोर्ट दोबारा होती है तो फिर जज कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों तक वो नहीं दे सकता, जजमेंट नहीं दे सकता, और तब तक गांधी जी को आराम से अपनी लिबर्टी के साथ रहने की मतलब कि परमिशन है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और काफ़ी दूसरे भी जो बहुत नामी लॉयर्स थे वो आ गए थे बिहार से। अब उन्हें क्या करना था कि गांधी जी से बात करनी थी और एक कंक्लूजन पे पहुंचना था कि वो क्या करेंगे अगर उनको जेल हो जाए। तो मतलब कि गांधी जी ने पूछा कि वो आप क्या करोगे अगर, तो एक सीनियर लॉयर ने कहा कि वो उनको एडवाइस करना है, हेल्प करना है, अगर वो जेल चले जाते तो कोई होगा ही नहीं हेल्प करने के लिए, तो वो वापस चले जाएंगे। तो फिर क्या कहते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि और उस इनजस्टिस का क्या जो कि शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है। तो फिर लॉयर्स ने सोचा कि रुको, फिर उन्होंने थोड़ी देर आपस में सलाह मशवरा की और फिर कहते कि राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने ये अपशॉट, मतलब कि अपशॉट का मतलब होता है एक इवेंचुअल आउटकम जो आप क्या कहते हैं एक डिस्कशन का निकलता है। तो वो कहते हैं कि फाइनल डिस्कशन, फाइनल जो उसका कंक्लूजन था वो ये था कि उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी जो है एक टोटल स्ट्रेंजर है, फिर भी वो प्रिपेयर्ड थे टू गो टू प्रिजन, मतलब जेल जाने के लिए तैयार थे फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स। कहते लेकिन दूसरी जगह मतलब ऑन द अदर हैंड हम यहाँ के केवल रेजिडेंट्स ही नहीं है आसपास के जिलों के, लेकिन हम वो लोग भी हैं जो क्लेम करते हैं कि हम एक्चुअली पीजेंट्स के लिए खड़े होते हैं, और अगर हम घर चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन में तो ये बहुत ही शर्मनाक एक होता है ना। डिजर्शन का मतलब होता है कि किसी को छोड़ के चले जाना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो
फिर उन्होंने गांधी जी को भी आके बोला, वापस गए गांधी जी के पास, उनको जाके कहा कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम भी जेल चले जाएंगे, हम भी आपको जेल तक फॉलो करेंगे। तो फिर गांधी जी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चंपारण की बैटल तो वॉन हो गई है। फिर वो क्या करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और डिवाइड करते हैं कि पेयर्स में डिवाइड करते हैं कि किस सीक्वेंस में वो लोग उनके साथ क्या कहते हैं जेल जाएंगे, मतलब किस सीक्वेंस में कि पहले ये जाके अपने आप को मतलब कि जेल में या ओके अब वो कहते हैं कि कई दिनों बाद क्या होता है कि मतलब अरेस्ट कराने जाएंगे, सॉरी आई लेफ्ट द सेंटेंस। कई दिनों बाद क्या होता है, गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है मजिस्ट्रेट से इन्फॉर्म करने के लिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर किया कि केस को ड्रॉप किया जाना चाहिए। फिर वो लिखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस हैज़ ट्रायम्फ्ड, मतलब कि ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है कि हर मतलब कि बहुत सारी चालों के बाद भी जीत जाना, है ना, कि वो पहली बार क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ कर गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। अब वो कहते हैं कि गांधी जी और लॉयर्स जो है अब प्रोसीड करने लगे कि मतलब इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर, कि मतलब उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने इंक्वायरी, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 10,000 पेजेंट्स के 10,000 पेजेंट्स के जो है डिपोजिशंस मतलब कि लिखा उसके बारे में कि ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये गलत हो रहा है। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी। थ्रॉब का मतलब होता है एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बीट, तो वो कहते हैं कि सारा गूंज गया, ऐसे कहना चाहिए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी, इन्वेस्टिगेटर्स हर जगह जगह थे, एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। वेमेंट का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी को शो करना, ठीक है। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कहाँ दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टिगेटर्स तो है जगह जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब जून में क्या हुआ, गांधी जी को बुलाया सर एडवर्ड गेट ने, जो कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ओके उनको मिलने से पहले उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा लीडिंग एसोसिएट्स के साथ डिटेल प्लान जो है सिविल डिसोबीडियंस का डिस्कस किया कि अगर वो नहीं आते लौट के तो आप ये चीज़ें करेंगे। अब गांधी जी के इट सेज 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है कि ऐसे इंटरव्यूज़, मतलब कि अब यहाँ इंटरव्यू की बात हो रही है तो इंटरव्यूज़, ऐसे इंटरव्यूज़ जो बहुत लंबे थे, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे थे, मतलब कि इतनी की ज़रूरत नहीं थी। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि उस लेफ्टिनेंट ने एक ऑफिशियल कमीशन जो एक इंक्वायरी बिठाई इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन के लिए। अब कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे। तो गांधी जी एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पूरे पेजेंट्स के लिए। अब वो चंपारण में रहे शुरुआती 7 मंथ्स के लिए, और फिर बाद में छोटी छोटी विजिट्स के लिए आते रहे। अब जो है वो कहते हैं कि द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, जो कि कैजुअली गए थे एक विजिट के लिए ऑन द एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब होता है कि एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटेड पेजेंट, मतलब कि एक जो एक राजकुमार शुक्ला की बात हो रही है कि एक ऐसा पेजेंट जिसको मतलब कि ऐसा पेजेंट जिसका पता नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे था, जो इलिटरेट था, राइट, और उसके मतलब परसुएड करने पर जो एक टेम्परेरी विजिट थी वो क्या हो गई, काफ़ी सारे मतलब कि डेज, वो ऑलमोस्ट 1 साल जो है गांधी जी की लाइफ का उसने कंज्यूम किया। अब वो कहते हैं कि ऑफिशियल इंक्वायरी से सब सामने आ गया कि कैसे कैसे उन्होंने मतलब प्लांटिंग की, और कैसे वो अग्री हो गए कि फार्मर्स को क्या मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए। पर वो कहते हैं कि हम कितना पे करें,
गांधी जी से पूछा, तो उनको लगा कि वो तो फुल पेमेंट मांगेंगे, राइट, जो कि क्योंकि उन्होंने सारा पैसा इलीगली उनसे लिया था। तो लेकिन गांधी जी ने कहा कि केवल 50% दे दो, राइट। अब वहाँ पे ऐसा लगा कि 50% जो है इससे कम में तो वो मानेंगे ही नहीं। तो ये कहते हैं कि देयर ही सीम्ड एडमेंट, मतलब कि अब इससे कम में तो वो मानेंगे नहीं, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अच्छा यहाँ पे लिखते हैं ही सीम्ड एडमेंट, ये कौन लिखता है, रेवरेंड जे जी हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी, जो चंपारण में था, जिसने सारा एपिसोड जो है काफ़ी क्लोजली देखा, काफ़ी पास से देखा, ठीक है। और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ने सोचा, जो ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये तो मानने वाले नहीं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जानबूझ के कहा कि हम तो वही 25% तक ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि 50% मांग रहे हैं, इससे कम में तो मानेंगे ही नहीं। लेकिन टू हिज अमेजमेंट, तो गांधी जी ने कहा ठीक है 25% दे दो। तो वो हैरान हो गए, क्यों, क्योंकि अब उसको उनकी बात पे पकड़ लिया, तो उनको 25% देना ही पड़ेगा। उनको लगा कि 25% बोलेंगे, इस पर बहस होगी और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 25% दे दो। तो फिर ये सेटलमेंट सबने एक साथ मान लिया। तो गांधी जी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट था रिफंड का वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड्स को, मतलब कि उनको फोर्स कर दिया हमने कि वो पार्ट ऑफ जो है, जो पैसा उन्होंने मतलब कि जो पार्ट ऑफ द मनी जो उन्होंने ले लिया था अपना, उसको मान लिया था, वो उनको जो है शेयर करना पड़ रहा है, सरेंडर करना पड़ रहा है, और उसके साथ अपनी प्रेस्टीज का भी एक पार्ट देना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था कि प्लांटर्स जो है, जो भी ये लैंडलॉर्ड्स बने फिर रहे थे, ये अपने आप को जो है सबसे ज़्यादा ऊपर अप लॉर्ड्स मान रहे थे, राइट। अब जो है पीजेंट को ये देखने लग गया कि उसके भी राइट्स हैं, उसके भी डिफेंडर्स हैं, तो उसने इस सिचुएशन से क्या सीखा, करेज सीखा, राइट। अब वो कहते हैं इन इवेंट्स ने क्या किया, गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया। कुछ सालों में क्या हुआ कि जो भी ये प्लांटर्स थे, इन्होंने जो एस्टेट्स थे उनको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। तो वो एस्टेट्स वापस से किसके पास आ गई, वो एस्टेट वापस से आ गई पीजेंट्स के पास। अब इसी के साथ साथ जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई। अब वो कहते हैं कि गांधी जी ने कभी अपने आप को कंटेंट नहीं किया लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के, मतलब राजनीतिक तरीके से किसी चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश नहीं की, जबकि उन्होंने देखा कि कितनी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है चंपारण के विलेजेस में, और वो इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने टीचर्स को अपील किया। इसमें नाम लिखा है महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो दो यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को एज ए डिसिपल, उनके डिसिपल्स क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, एंड देयर वाइफ्स, और वो कहते हैं उनकी वाइफ्स ने भी वॉलंटियर किया टू वर्क। वो कहते हैं और कई सारे और लोग भी आए, बॉम्बे, पूना और काफ़ी अलग अलग पार्ट्स ऑफ लैंड से। देवदास जो है गांधी जी का यंगेस्ट सन था, वो भी अपने आश्रम से आ गया, और उनके साथ ही मिसेस गांधी भी। कहते प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई जो है उन्होंने आश्रम रूल्स सिखाए ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन पे। हेल्थ कंडीशंस जो थी वो बहुत मिजरेबल थी। गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया, मतलब कि उनको एक डॉक्टर मिल गया कि 6 महीने के लिए वो सर्विसेज को वॉलंटियर करने के लिए। तो 3 मेडिसिन हमेशा अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। जिसको भी कोटेड टंग मिलती थी उसको कैस्टर ऑयल की डोज दे देते थे, मलेरिया क्विनाइन, राइट, क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी के अगर स्किन इरप्शंस होते थे, कोई स्किन फट गई वगैरह, तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। गांधी जी ने नोटिस किया कि विमेन की जो क्लोथ्स की कंडीशन थी, इसमें लिखा है
द फिल्दी स्टेट ऑफ वेमेंस क्लोथ्स। फिल्दी का मतलब होता है कि बहुत गंदे, मतलब कि जो कपड़े वो पहनती थी वो बहुत गंदे होते थे, बहुत गंदे थे। तो उसने कहा, कस्तूरबाई जो उनकी वाइफ थी, उनसे कहा कि इसके बारे में उनसे बात करें। तो एक वुमेन कस्तूरबाई को क्या ले गई, अपने घर ले गई, उनको कहा कि देखो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है जहाँ पे मेरे, या कोई कबर्ड नहीं जहाँ पे मेरे कपड़े रखे हो। कहते जो साड़ी मैंने पहन रखी है बस यही एक साड़ी मेरे पास है, राइट। तो अब जो इतनी लंबी स्टे था चंपारण में, तो उन्होंने अपने आश्रम भी लॉन्ग डिस्टेंस के कहते हैं क्या भेजते रहे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस मेल के थ्रू भेजते रहे और फाइनेंशियल अकाउंट्स उनसे पूछते रहे। एक बार उन्होंने कहा कि जो पुरानी लैट्रिन ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस मतलब गटर जो होते हैं, जो मतलब कि आई थिंक, हाँ या, तो उसको उन्होंने कहा कि उनको फिल करके नए वाले जो है नए उनको खोदने की ज़रूरत है, नहीं तो पुराने वाले ख़राब हो जाएंगे, मतलब कि स्मेल, बेकार स्मेल करना शुरू कर देंगे। अब वो कहते हैं कि चंपारण एपिसोड जो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ का। तो गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आई डिड, जो मैंने किया वो बस इतना था, वो बड़ी ऑर्डिनरी चीज़ थी। मैंने बस ये डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश है वो मेरी कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। पर वो कहते हैं कि चंपारण की शुरुआत जो है एज ए एक्ट ऑफ डिफायंस थी, मतलब कि ऐसे नहीं कि ये सोचा गया था कि हम तो इनको डिसोबे करेंगे, उस तरीके से नहीं हुई थी। एक अटेम्प्ट था कि जो बहुत सारे नंबर में जो गरीब किसान थे उनको जो उनके ऊपर जो जिस डिस्ट्रेस में वो जी रहे थे उसको ख़त्म करने का अटेम्प्ट था। तो वो कहते हैं कि ये टिपिकल गांधी पैटर्न था। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और डे टू डे प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। मतलब कि ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब कि जैसे लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल जनरल बातें करते हैं। तो वो कहते हैं वो कोई जनरल बातें नहीं कर रहे थे, पर उनकी जो लॉयल्टी थी वो लिविंग और ह्यूमन बींग्स को लेकर थी। कहते हैं कि इन एवरीथिंग जो भी गांधी जी ने किया, मतलब कि उन्होंने कोशिश की कि जो नया इंडियन हो, जो फ्री इंडियन हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उस तरीके से हम इंडिया को फ्री कर सके। तो वो कहते हैं कि शुरुआत में जब चंपारण का एक्शन था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था जो कि गांधी जी का बहुत एक डिवोटेड फॉलोअर बन गया था। तो वो गांधी जी को फेयरवेल करने आया। तो वो जब मतलब कि एक फिजी आइलैंड्स जा रहा था, मतलब ऑन द ऑफिशियल टूर ऑफ ड्यूटी, तो वो कहते हैं कि गांधी जी के लॉयर्स फ्रेंड ने सोचा कि एंड्रयूज़ को यहाँ पे रखना एक अच्छा आइडिया होगा, राइट, कि हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। पर एंड्रयूज़ जो है वो भी मान गया कि पर अगर गांधी जी उसको, मतलब कि अगर गांधी जी अग्री करे तो वो मना कर देते, और वो बहुत ही मतलब कि गुस्से से मना करते हैं कि नहीं, कि तो फिर वो कहते हैं कि तुमको ये लगता है कि ये अनइक्वल फाइट में ऐसा हेल्पफुल होगा कि अगर हम एक इंग्लिशमैन को अपनी साइड में खड़ा कर ले। तो कहते हैं कि उसमें एक प्रॉप को मत देखो। प्रॉप का मतलब होता है कि आगे किसी चीज़ को खड़े कर देना और पीछे से सपोर्ट, मतलब कि उसका पीछे से एज अ सपोर्ट बन जाना, राइट। तो वो कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स करते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग को पढ़ लिया था। कहते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था, और इस तरीके से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का लेसन पढ़ाया। अब वो कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी। अब वो कहते हैं व्हाई डू यू थिंक, ऐसा क्यों लगता है कि why do you think गांधी considered the चंपारण episode to be the turning point in his life? क्योंकि उससे पहले उन्हें ये नहीं सोचा था कि ब्रिटिश के डिपार्चर की बात उससे पहले उन्होंने नहीं की थी, ना अर्ज किया था, लेकिन उस पॉइंट पे उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ज़रूरी है। अब वो कहते हैं कि कैसे गांधी जी ने लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किया, यू कैन राइट इट।
What was the attitude of the average Indian in the smaller localities towards the advocates of home rule? You understand, right? उनको लगता था कि मतलब कि उनको डर जाते थे कि अगर करेंगे तो ब्रिटिशर्स जो है उनके अगेंस्ट हो जाएंगे. अब हमें कैसे पता चलता है कि ऑर्डिनरी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम मूवमेंट में? क्यों? क्योंकि व्हेन दे शोड अप, जब वो कोर्ट में थे तो वो हज़ारों में जो पेजेंट्स आए थे, अगर वो नहीं आते तो गवर्नमेंट बौखलाती नहीं, राइट? और गवर्नमेंट इनको सप्रेस करने की कोशिश करती, व्हाई नॉट, राइट? तो अगर वो इतने ग्रुप में शो नहीं करते, वो ऑर्डिनरी लोग थे, राइट, विद नो नेम्स. नो नेम्स का मतलब कि कोई नहीं जानता कौन कौन थे, किस किस का नाम था वहाँ पे, बट दे शोड अप, राइट? Okay, freedom from fear is more important than legal justice for the poor. Do you think that the poor of India are free from fear after independence? तो क्या आपको लगता है? Well, yeah, these are your thoughts, right? तो अगर आपको लगता है कि फ्री है पुअर जो है, तो फिर बिल्कुल. अगर आपको लगता है नहीं, तो भी लिख सकते हैं. मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, और कहीं ना कहीं इसका रीज़न इसी की वजह से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ कास्टिज़म इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया टू द रूट्स कि लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब कि वही है ना कि हम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि उनको ऐसे देखते हैं, मतलब कि जिनको एज अ सो कॉल्ड माना जाता है. मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई चीज़ होती भी है, बट जिनको सो कॉल्ड माना जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट है, ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब है, हम तो पंडित हैं, तो इसके बेसिस पे बहुत ही गलत मतलब कि बिहेवियर हम लोगों की तरफ शो करते हैं. तो रिजर्वेशन ने उस चीज़ को पॉज किया. मैं जानती हूँ कि आजकल रिजर्वेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात आती है तो फिर लगता है कि क्यों इनको इतनी सहूलत, क्यों. लेकिन अगर आप बिगिनिंग में देखें, इट मेड ऑल सेंस, राइट? और इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हाँ, हम लगता है. पर तो बी फेयर, अपने घरों में देखो, अपने आसपास देखो, और देखकर बताओ कि क्या वाकई में जो गरीब है उनकी सिचुएशन ठीक हो गई है. येस और नो, राइट? चॉइस इज़ योर्स. द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर. तो इसके एग्जाम्पल्स में से काफ़ी कुछ ले सकते हो, अपने तरीके से बता सकते हो, राइट? एंड yeah, and that's all for this chapter. Thank you so much. Take care. Bye bye.